नमस्कार। वेलकम टू अनअकैडमी यूपीपीएससी चैनल। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट मंथ ही हमारा यूपीपीएससी 2018 का रिजल्ट आया है एंड आज हम उसके बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं। उसी रिजल्ट में जिन्होंने पुलिस में 33rd रैंक हासिल करी है, मिस प्रिया शर्मा। वेलकम मैम। Thank you so much. It's my pleasure. तो आज हम मैम के साथ काफी सारी बातें करने वाले हैं कि प्रीलिम्स में सब चीजों से लेके। तो सबसे पहले मैम जान लेते हैं कि आपका जो है आपके बारे में कि आपकी बिलोंगिंग कहाँ से है, आपने आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस तरीके से हुआ है, कहाँ से हुआ है, थोड़ा आप अपने बारे में बता सकते हैं। Okay. If I talk about myself, my name is Priyashri Pal, and if I belong, means if I have to say where I belong originally, that would be West Bengal Shantiniketan. But as my father was working in army, so मैं कभी किसी एक जगह पे ज्यादा दिन रही नहीं हूँ. इनफैक्ट मैं अपने स्टेट में सबसे कम रही हूँ. And so I'm like more of an Indian citizen rather than a Bengali for that matter. And यूपी में मैं 4 साल अपने जो स्कूलिंग उसके करियर के जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज होता है 9 to 12 वो मैं मेरठ में रही हूँ. And if I talk about my professional career, so I have done my graduation from Army Institute of Nursing. I have done my BSc Nursing there. After that, I have done my Masters in Public Administration. I have some advanced specialization courses from national as well as 4 international certification courses. Those are related to my job profile. So I have been working for more than 5 years in US MNCs. तो वहाँ पे मेरा जो रोल था वो एक नेशनल लेवल पे क्लिनिकल स्पेशलिस्ट का था. तो थोड़ा सा स्पेशलाइज रोल था, तो इसलिए मेरे को इतना सारा इंटरनेशनल उसके लिए ट्रेनिंग करना पड़ा है. और उसमें ये होता था कि मैं डॉक्टर्स एंड नर्सेस को अक्रॉस द कंट्री टीच करती थी एक पर्टिकुलर क्लिनिकल सब स्किल में. तो ये मेरा मीन्स प्रोफेशनल जर्नी था. उसके साथ मैंने यूपीएससी के अटेम्प्ट्स दिए हैं. एंड यूपीएससी में एक्चुअली मेरा 5th अटेम्प्ट था दिस टाइम. आई अपीयर्ड इन 2019. मैंने इंटरव्यू भी दिया है यूपीएससी का. एंड यूपीपीसीएस की मैं बात करूँ तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था. तो मेरा पूरा का पूरा अगर आप कहें जो बेसिस है, फाउंडेशन जो है यूपीपीसीएस में अपीयर करने का, वो यूपीएससी की प्रिपरेशन है. ओके। तो जैसे कि मैम आपने बताया कि आपने इतनी सारी स्पेशलाइजेशन करी है, उसके बाद आपने जॉब भी करा है, तो आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि ये सिविल सर्विसेज के लिए आपको प्रिपेयर करना है? तो इसमें मतलब क्या इसके पीछे स्टोरी है, थोड़ा आप वो बता सकते हैं तो हमारे लर्नर्स को जो है डिसीजन लेने में और इजी हो जाएगा, उनकी अगर लाइफ में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो। So I would be frank and candid in this. मेरा थोड़ा सा ये जो इंस्पिरेशन का मतलब ये कैसे आया मेरे दिमाग में, that relates to a story of class 7. तो थोड़ा मेरा ये थोड़ा पर्सनल रीजन आप कह सकते हैं. ऐसा नहीं है कि मिड लाइफ क्राइसिस और समथिंग लाइक दैट उसके बाद मैंने करियर चेंज करने का सोचा, ऐसा नहीं है. ये मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था. एंड बट हाँ, ये कह सकते हैं कि उसको बूस्ट जो है ग्रेजुएशन के बाद ही मेरे को मिला, क्योंकि इन बिटवीन होता है कि आपने ठीक है सोचा तो था, लेकिन आप उस चीज में फोकस नहीं रहते हैं. तो वो मेरा हट गया था. देन आई रियलाइज कि नहीं, मेरे को किसी चीज में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है. एंड दैट इज व्हाई आई सेड, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन के बाद ही एक अटेम्प्ट दे दिया था. 2 अटेम्प्ट इनफैक्ट मैंने ऐसे ही दिया था जस्ट एग्जाम को समझने के लिए. तब मुझे इतना अंडरस्टैंडिंग था नहीं और कोई गाइड करने वाला भी नहीं था कि यूपीएससी के अटेम्प्ट ऐसे नहीं दिए जाते. तो मैं 2 तो घूमने के लिए चली गई थी. इनफैक्ट एक में मेरा 2 मार्क्स से रह गया था प्रीलिम्स में. बट एनीवेज दैट्स नॉट हाउ यू शुड अपीयर इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन. जब आप होल हार्टेड प्रिपरेशन कर रहे हो तभी आपको जाके एक अटेम्प्ट देना चाहिए. अगर आपको ये सोचना है कि एग्जाम कैसा है इसको समझ लेते, तो घर बैठ के आप पेपर सॉल्व कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा. उसके लिए अटेम्प्ट खराब करने की जरूरत नहीं होती. खैर इट्स लाइक बहुत देर में समझ आई ये बात. लेकिन एनीवेज दिस इज माय सिंसियर एडवाइस टू ऑल ऑफ यू. आप अटेम्प्ट ऐसे मत वेस्ट कीजिए, खासकर यूपीएससी के. तो क्योंकि यूपीपीसीएस में तो आपके पास अटेम्प्ट्स हैं, एज लिमिट है, तो आप दे सकते हैं, ठीक है. लेकिन उसमें भी आई वुड सजेस्ट कि जब तक आपकी प्रिपरेशन नहीं है ना, तो आप मत जाइए. उससे क्या होता है ना, आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं. आपको लगता है कि मैंने 2-3 अटेम्प्ट दे दिए हैं
और जबकि आपने सिंसियरली एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेरा मोटिवेशन एक्चुअली मेरे बैकग्राउंड से ही है, ठीक है, चाइल्डहुड ड्रीम है, बट लेटर ऑन आई परस्यूड आफ्टर माय ग्रेजुएशन. और फिर जब मैं अपना जॉब कर रही थी, ऑल्दो मेरा प्रोफाइल बहुत ही अच्छा था, एंड इट वाज लाइक यूएसएमएनसी है, तो मतलब दे वर पेइंग वेरी वेल. इतना इंटरनेशनल मेरा एक्सपोजर था, मतलब इट वाज वेरी गुड, मतलब कोई कमी नहीं थी. फिर भी देयर वाज समथिंग कि नहीं, ये नहीं है, वही चाहिए. तो देन आई लेफ्ट माय जॉब इन 2018, एंड 2019 वाज माय फर्स्ट फुल टाइम अटेम्प्ट एज सच. लेकिन इट डजंट मैटर्स, ओवरऑल अटेम्प्ट काउंट होते हैं, बट यूपीसीएस में मेरा पहला अटेम्प्ट था. ओके। हाँ, एक बात आपने काफी अच्छी कही कि जब अगर प्रिपरेशन नहीं है, चाहे वो आप यूपीएससी का अटेम्प्ट कर रहे हैं, चाहे वो यूपीपीएससी का कर रहे हैं, जहाँ पे आपको काफी सारे अटेम्प्ट्स मिलते हैं, बट आप मत जाइए, बिकॉज आपका माइंडसेट फिर आई थिंक उस हिसाब से हो जाता है कि मैंने बिना पढ़े जो है इतने मार्क्स कर लिए, तो फिर मेरे को थोड़ा कम ही पढ़ना है। तो आई थिंक ये थोड़ा इम्पैक्ट चला जाता है। तो आई होप लर्नर्स को ये चीज क्लैरिफाई हो गई होगी कि उन्हें किस तरीके से इसे अप्रोच करना चाहिए। तो मैम, जैसे आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी इन इनिशियल, तो जैसे आप बता रहे हैं कि आपने किसी विदाउट एनी गाइडलाइंस आपने स्टार्ट करी थी, तो अब तो आई थिंक आप खुद ही जो है एक गाइड बन चुकी हैं कि आप खुद ही गाइड कर रही हैं स्टूडेंट्स को कि आप किधर से प्रिपरेशन कर सकते हैं, किस चीज के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, किस लेवल पे हैं तो कहाँ पे आपको जाना चाहिए। तो एक थोड़ा सा जो है इस पे हम डिस्कशन कर लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज क्या जो है, क्या कौन सी बुक्स या फिर कौन से कोर्सेज इंपॉर्टेंट रहेंगे जो जी जी. फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, या फिर मतलब प्रिपरेशन कर रही है तो दोबारा से जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट वाइज जैसे आप पॉलिटी से स्टार्ट कर सकते हैं कि पॉलिटी आपने कैसे करा और किस तरीके से करना चाहिए अप्रोच उसकी। ओके. इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगी कि एक एडवांटेज जो आज की डेट में प्रिपरेशन करने का वो है कि जैसे आप लोग हैं, अनअकैडमी है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक सोशल मीडिया है. तो इसमें ना वो अवेयरनेस वाला जो फैक्टर है ना, वो कमी अब नहीं रह जाती. जब मैंने शुरू किया था, दैट वाज वे लॉन्ग बैक 2013, तो उस टाइम पे ऐसा था कि मतलब मेरे ना तो कोई सर्कल में कोई ऐसा था, ना कोई सीनियर, ना फैमिली में. तो मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं था कि प्रिपरेशन करनी कैसे, कोचिंग नहीं किया. तो दैट कॉस्टेड मी मेनी इयर्स. ठीक है, हो सकता है कि अब तक शायद मैं बन जाती. आई आई कैन नॉट क्लेम दैट, बट आई एम सेइंग कि मतलब आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जब आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती है. उसी चीज को मुझे ट्रायल एंड एरर मेथड से समझने में, परखने में मतलब इतने साल लग गए. तो दैट इज इम्पोर्टेंट. तो आई वुड लाइक टू थैंक यू गाइस कि मतलब आप लोग इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. आज हर कोई ये सुन सकता है वीडियोस, इंटरनेट इज सो चीप एंड इट इज इजीली एक्सेसिबल. तो आप चाहे गांव में बैठे हो, चाहे शहर में बैठे हो, तो प्रिपरेशन में इसको आप बहाना मत बनाइए कि मेरे पास आज रिसोर्सेज की कमी है, या मतलब सोर्सेस नहीं है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. इनफैक्ट आज की डेट में जो हम बोलते हैं जो प्रॉब्लम है, दैट इज इंफोडेमिक. इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि कौन सा इंफॉर्मेशन आपके लिए रेलेवेंट है और कौन सा इरेलेवेंट है. तो आपको बस अपने आप को वहां पे रेस्ट्रिक्ट करना है कि जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वहीं तक आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कीजिए. नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी, मुझे लगता है इसका आंसर सबसे इजी है, और इसमें मुझे लगता है कि इसमें कोई डाउट ही नहीं है. मैं ब्लाइंडली लक्ष्मीकांत को फॉलो किया है मैंने, एंड आई डोंट नो मैंने कितनी बार पढ़ा होगा, शायद 25-30 बार तो पढ़ा होगा, लेकिन मतलब लक्ष्मीकांत इज लाइक मैंने उसके अलावा कभी किसी और चीज को देखने की जरूरत नहीं समझी. एक बुक सब और बोलते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एनसीईआरटी है. तो उसके उसका बेसिक मुद्दा ये होता है कि जो कंसेप्ट आपको लक्ष्मीकांत में थोड़ा जस्ट टर्मिनोलॉजीज लिखी रहेंगी, उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं रहता है. अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लिखा है तो उसमें लक्ष्मीकांत में आपको एक्सप्लेनेशन उसका नहीं मिलेगा. तो आप अगर एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपको वो बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाते हैं. एंड हमने रिसेंटली देखा है कि यूपीएससी जो है ये कंसेप्चुअल बेस्ड पॉलिटी में क्वेश्चंस पूछती है. तो आप एक बार वो एनसीईआरटी गो थ्रू कर सकते हैं, एंड देन आपका आई थिंक इसमें ब्लाइंडली आप फेथ कर सकते हो लक्ष्मीकांत में. ओके। तो ये तो पॉलिटी के बारे में बात हो गई, अब जो है उसके बाद और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सब्जेक्ट वाइज बता सकते हैं कि जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया और ज्योग्राफी, उसके अलावा जो है और भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे इन्वायरमेंट आ जाता है, साइंस एंड टेक आ जाता है, तो उसके लिए किस तरीके से वो प्रिपेयर करें। ओके. सो इफ आई टॉक अबाउट हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में मैंने जो
रिसेंट एनसीईआरटीज है, क्लास 11 और ये क्लास 12 की जो तीनों थीम्स है वो मैंने पढ़ी है। इसके अलावा एंशियंट के लिए लोग या तो आर एस शर्मा पढ़ लेते हैं, मैंने तमिलनाडु की दोनों टेक्स्ट बुक्स पढ़ी थी 11th एंड 12th की। इसके अलावा मैंने जो एक फाइन आर्ट्स की एक एनसीईआरटी है वो पढ़ा है मैंने, और मैंने एक बार विपिन चंद्रा भी पढ़ी थी, लेकिन दैट वाज वे बैक 2015 में, करंट प्रिपरेशन में मैंने नहीं पढ़ा है उसको। एंड बिसाइड्स जो मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम रहती है वो मैंने पढ़ी हुई है। सो दैट इज अबाउट हिस्ट्री। आर्ट एंड कल्चर में मैंने नितिन सिंघानिया पढ़ा है और वो फाइन आर्ट्स वाला मैंने पढ़ा है। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा इस पे रिसर्च किया हुआ था, मतलब जैसे ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज किया, जैसे अगर मैं यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स पर अगर पढ़ रही हूँ तो यूनेस्को की साइट में विजिट कीजिए आप, वहां पे हर जो इंटेंजिबल हेरिटेज है, ठीक है, उसका अपने आप में उन्होंने एक वीडियो बना के उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया होता है जो उस पूरे इंटेंजिबल हेरिटेज को एक्सप्लेन करता है, और वहां एक ब्रीफ नोट भी होता है। तो मैं प्राइमरी सोर्सेस पर रिलाई करती हूँ, तो जितने भी ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको मैं बहुत रेफर की हूँ। और आर्ट एंड कल्चर में आई रियलाइज कि मतलब आप जस्ट टेक्स्ट बुक पढ़ के चीजें याद नहीं रख सकती, इतने डांसेस हैं, इतने फेस्टिवल्स है, इतने तरीके के थिएटर फॉर्म्स है या पपेट्री है, तो आप उसको जाके यूट्यूब पे देखिए, आपको वीडियोस मिलेंगे, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट दिस इज पार्ट ऑफ योर विजुअल मेमोरी, है ना, आप देख लेते हैं तो आपको वो याद रहता है कि अच्छा ये वाला था, नहीं तो इट वुड बी लाइक वेरी कंफ्यूजिंग। देन इफ आई टॉक अबाउट एनवायरमेंट, आई थिंक एनवायरमेंट का भी बहुत क्लियर कट सोर्स है, शंकर आईएएस का ही मैंने बुक पढ़ा है और कुछ अलग से नहीं पढ़ा है उसमें। देन इफ आई हैव टू कम साइंस एंड टेक में, ऐसा है कि आई डोंट थिंक कि साइंस एंड टेक के लिए आपको कोई स्पेशली किताब चाहिए, लेकिन हाँ अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो, मेरा तो मेडिकल बैकग्राउंड था तो मेरा वो थोड़ा सा बेस था, तो मेरे को इतना उसमें बस करंट अफेयर्स डेवलप करने की जरूरत थी, तो वो आपका करंट अफेयर्स के जो मटेरियल होते हैं उसमें कवर हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है तो आप एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं, जो 9th 10th की सब सजेस्ट करते हैं, तो आप वो पढ़ लीजिए, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। इसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी एक साइंस एंड टेक के लिए कोई पर्टिकुलर बुक की जरूरत है, बस उसको आप वैल्यू ऐड कीजिए करंट अफेयर्स के साथ, क्योंकि साइंस टेक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो करंट अफेयर्स रिलेटेड ही होते हैं, कुछ ऐसा जो जनरल साइंस वाला पार्ट है वो आपका 9th 10th वाले में कवर हो जाता है, वो स्टेट पीसीएस में जनरली पूछते हैं तो वो आपका 9th 10th में कवर हो जाएगा। देन ज्योग्राफी का आई थिंक वेरी क्लियर कट है, अगेन एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th, ठीक है, उसकी जो 4 एनसीईआरटीज है को अच्छे से पढ़ लीजिए और साथ में मैपिंग अच्छे से कर लीजिए, है ना, दैट इज फॉर ज्योग्राफी। एंड इफ आई हैव टू टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में मैंने बहुत स्ट्रगल किया एक्चुअली, मतलब मैंने इतने सारे सोर्सेस पढ़े एंड देन फाइनली अभी लास्ट में, क्योंकि मैंने शुरू में मतलब मुझे जिसने जो किताब बोली मैंने वहीं से शुरू कर दिया था, सो दैट इज हाउ इट हैपेंड, बट लेटर ऑन रियलाइज कि रमेश सिंह भी मैंने पढ़ी, फिर उसके बाद मैंने श्री राम आईएएस भी पढ़ा है, मृणाल सर के वीडियोस भी मैंने देखे थे, तो मृणाल सर के वीडियोस काफी हेल्पफुल थे, मतलब 2015 में मेरा इकोनॉमिक्स का जो बेस है वो मृणाल सर के वीडियो से ही बना था, तो अन अकेडमी में तो मृणाल सर है, तो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड मतलब इनिशिएटिव, और आप सबके पास वो एडवांटेज है, तो आप लोग सर के वीडियोस देख सकते हैं। बाकी श्री राम आईएएस के जो इकोनॉमिक्स के नोट्स रहते हैं, एंड इसमें एनसीईआरटी है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की, उसमें जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है उसको छोड़ के जो थियोरेटिकल पोर्शन है वो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि कभी कभी मतलब यूपीएससी या यूपीपीसीएस ये लोग डायरेक्टली उसमें से क्वेश्चंस बना लेते हैं। और कुछ अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो यूपीपीसीएस में ना ऐसा हाउ व्हाट व्हाई टाइप के क्वेश्चंस बहुत मतलब ज्यादा ऑब्जेक्टिव रहता है एज कम्पेयर टू यूपीएससी, तो वहां पे जो है थोड़ा सा मैंने और जनरल नॉलेज जैसे ऐसे टाइप के एमसीक्यूज को थोड़ा सा देखा था मैंने प्रीलिम्स के लिए, कि जैसे आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, आप यूपीएससी में उसमें अलग तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, पैरामीटर्स पूछ लेंगे या कुछ और पूछेंगे, यहाँ पे आपको रैंक पूछेंगे, वो भी ईयर वाइज 2019 में क्या रैंक था, 2018 में क्या रैंक था, समथिंग लाइक दैट, तो वो आपको फिर उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि एकदम ऑब्जेक्टिव आपको पता है कि ये रैंक है, ठीक है। सिमिलरली स्पोर्ट्स का पूछते हैं यूपीपीसीएस में, तो आप वो स्पोर्ट्स का पढ़ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे ओलंपिक्स में किसको क्या मिला इंडियंस
स्पेशली। फिर उसके बाद फिर जैसे आपके ये विंबलडन वगैरह होते हैं या कुछ और ट्रॉफी चल रहा है तो वो सारा थोड़ा पढ़ लीजिए। बुक्स जिसको अवार्ड्स मिले हैं या तो फिर जैसे खेल रत्न अवार्ड में मिला है, ये ऐसे टाइप की जो भी चीजें हैं, मतलब ऐसे वन लाइनर्स जो हैं ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको स्पेशल प्रिपरेशन करना पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए। डेटा वाला जैसे आपने बताया, यूपी पीसीएस के एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो डेटा को आपको जो है बहुत ज्यादा अपने पास रखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट डेटा आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए थोड़ा। यस। थैंक यू वेरी मच मैम, जो है आपका जो है आई थिंक आई होप हमारे लर्नर्स के लिए काफ़ी इफेक्टिव रहेगी ये वीडियो। प्रीलिम्स के लिए उन्हें सोर्सेज भी पता चल रहे हैं, अप्रोच भी पता चल रही है, तो उनके जो क्वेरीज होंगी वो कमेंट्स में आएंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैम जो है रिप्लाई भी करेंगे, मैम के थ्रू हम उसको रिप्लाई भी करेंगे। तो ये तो बात हो गई हमारे प्रीलिम्स की, है ना। इसके बाद जैसे जब आपको पता चला कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, रिजल्ट आ गया और प्रीलिम्स का, और या फिर आपको पहले से ही कॉन्फिडेंस था कि ये क्लियर हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसमें। इसका एक्चुअली मतलब मैंने एक बार मैच तो किया था, तो मतलब था कि मतलब ठीक है हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद मतलब आप यूपीएससी के प्रिपरेशन में इतना बिजी होते हो कि मतलब थोड़ा सा मतलब मेरा वैसा था कि ठीक है जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा। फिर उसका जब रिजल्ट आ गया देन जब पता चला कि ठीक है अब मेंस है, तो द एडवांटेज फॉर मी वाज कि इस बार यूपीपीसीएस का पैटर्न उन्होंने पूरे यूपीएससी के लाइन पे कर दिया था। आई थिंक दैट इज वाई आई एम हियर, अदरवाइज शायद प्रीवियस पैटर्न से शायद मैं नहीं होती। तो मैं अभी मेरे लिए ये एडवांटेज था कि जस्ट यूपीएससी के मेंस के 1 मंथ के अंदर यूपीपीसीएस का मेंस था। तो मतलब ऐसा था कि मतलब 1 महीने के बाद ही था, तो मेरा जो ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन था वो यूपीएससी के लिए, तो उसका मुझे फल मिला है उसमें। हाँ, लेकिन मैंने एक एडिशनल सोर्स रेफर की थी, जो अरिहंत की जो नो योर स्टेट वाली बुक आती है यूपी की, वो बुक मैंने पढ़ी थी कि थोड़ा सा मतलब आइडिया मिल जाए। लेकिन मतलब मैंने वो जस्ट ऐसी मतलब इतना सीरियसली नहीं लिया था, इसलिए मतलब यूपी रिलेटेड काफी क्वेश्चंस थे उसमें, 120 मार्कर्स थे, तो वो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी। इनफैक्ट इकोनॉमिक्स में आई रिमेम्बर, नॉट इकोनॉमिक्स ऐसा, जीएस 3 में कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बहुत ही टफ थे मुझे ऐसा लगा, जो मतलब मैंने नहीं पढ़ा था उनके बारे में। एक टी फैक्ट रिलेटेड था और एक विजन 2030 करके आया था। मुझे बाद में फीडबैक मिला कि सबके लिए शायद टफ था, लेकिन मतलब मेरे को ऐसा लगा कि ये कहाँ से आया है। तो मतलब यूपी पीसीएस का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, तो मतलब आप लोग एक बहुत अच्छे एग्जाम को दे रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट यूपी पीसीएस इज दैट मतलब इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फेयरेस्ट। मतलब आप यूपीएससी को छोड़ दीजिए, उसके बाद स्टेट पीसीएस में अगर बात करते हैं तो बहुत ही फेयर सिलेक्शन है। तो आप अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करके देंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, कोई नहीं रोक सकता। और न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस को मैं थोड़ा सा बताना भूल गई। इसमें द हिंदू जो पढ़ना है वो इंडिस्पेंसेबल है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो मुझे लगता है। तो हाँ, जैसे जैसे आप थोड़ा सा मतलब एडवांस स्टेजेस में जाते हैं, जैसे मेंस में जाएंगे और फिर उसके बाद इंटरव्यू स्टेजेस तक थोड़ा सा आपको अखबार फिर चेंज करना पड़ता है। लेकिन इनिशियली आपका जो माइंडसेट है वो, उसका मेच्योरिटी जो है वो एक अच्छी रीडिंग से ही हो सकता है। और आई थिंक हिंदू इज वेरी होलसम, आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा डाइट है, तो उसे बहुत सिंसियरली एंड रिलीजियसली पढ़िए। एंड आई वुड सजेस्ट कि खुद जरूर पढ़िए, भले ही आप समझ में नहीं आ रहा है तो किसी टीचर्स के आप एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख रहे हैं। लेकिन इसमें बस एक ही चीज का प्रॉब्लम रहता है, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को भी यही एडवाइस करती हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स रहते हैं, कि टीचर को ना बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, वो 100% ये कोशिश करता है कि आपको हर चीज दे दे। लेकिन कभी कभी ना एक सिंपल सी चीज होती है जो एक टीचर को लगता है ये मेरे बच्चे को पता होगा, लेकिन हो सकता है आपको वो बात नहीं पता थी। ठीक है। और यूपीएससी का मतलब इनफैक्ट यूपीपीसीएस में भी आप ऐसे देखेंगे कुछ छोटे छोटे सवाल पूछ लिया, छोटा फैक्ट पूछ लिया, जिसपे आप मतलब आपने ध्यान ही नहीं दिया, तो वो आप अखबार पढ़ते हैं ना, तो
वो आपके नजरों में आ जाता है। फिर पिक्चर्स होती हैं, फिर कुछ और चीजें होती हैं, बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स रहते हैं, तो वो आपको हेल्प करता है। इनफैक्ट एक और चीज जो आप अभी मेंस लिखेंगे तो वो आपको इम्पोर्टेंट रहेगा कि केस स्टडीज लिखने होते हैं आपको। ठीक है, तो ये केस स्टडीज आपको कोई मार्केट में ऐसा कोई कंपाइलेशन तो मिलेगा नहीं, वो आपकी मेहनत है जो आप 1 साल में करेंगे। डेटास, फैक्ट्स, फिगर्स, वो एट द एंड मोमेंट आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, ऐसा कोई कंपाइलेशन नहीं होता। तो बेस्ट सोर्स इज कि जब आप अखबार पढ़ रहे हैं उसी में से फैक्ट्स कलेक्ट करते रहिए कि ये मेरे को लिख के आना है, मतलब अपने आंसर को एनरिच करने के लिए ये केस स्टडी में लिख के आऊंगा यहाँ पे या लिख के आऊंगी। सो दैट इज हाउ न्यूज़पेपर रीडिंग हेल्प। सो आई थिंक दैट इज इंडिस्पेंसिबल, आप उसको सीखिए। और कभी कभी ऐसा होगा कि आपको डायरेक्टली कुछ लाइंस इतनी अच्छी मिल जाएगी कि आपको लगेगा कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो ये लाइन तो मैं डायरेक्टली लिख के आऊंगा, जिससे इंप्रेशन बहुत अच्छा बने। सो दैट इज व्हाट आई थिंक। ओके, तो जैसे अभी आपने द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने की जो पूरे बारे में बताया, तो इसके लिए काफी एक जनरल क्वेश्चंस आता है हमारे लर्नर्स का कि इसका आइडियल टाइम क्या होना चाहिए, डेली डेली जो है उसको आइडियल टाइम कितना देना चाहिए उस पेपर को पढ़ने के, डेली रूटीन वाइज। ओके, ये सबसे टफ क्वेश्चन है आई थिंक, बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि आपका अभी क्या लेवल है। अगर आप एकदम इनिशियल फेज में हैं तो आपको बहुत टाइम लगेगा, और बिल्कुल हिचकिचाइए मत। आई एम टेलिंग यू, एंड मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ, क्योंकि आई टोल्ड यू कि मेरा तो और कोई सोर्स ही नहीं था, है ना, ना कोई गाइडेंस था, ना कोई कोचिंग था। तो मैंने जितना भी मेच्योरिटी, देखिए ये पूरे एग्जाम को क्लियर करने का बस एक ही चीज है, आपको एक लेवल पे पहुंचना होता है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस और एनालिटिकल कैपेबिलिटी को एक मेचुरेशन प्रोसेस पे आना होता है। जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं ऑटोमेटिकली आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है। लेकिन बस यहाँ से जब आपने शुरू किया है, यहाँ तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लग रहा है, हो सकता है कोई 1 साल में ही पहुंच जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये जनरली उन लोगों के साथ होता है कि जैसे पेरेंट्स बहुत अवेयर रहे हैं, ठीक है, बचपन से ही आपने वो मीन्स एक्टिविटीज या आपके अंदर वो इनकलकेट कर दी गई है कि आप चीजों को रैशनलाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड है या आपके बड़े भाई बहन मतलब सर्कल में कोई है। लेकिन मुझ जैसे लोग जिनका कुछ नहीं है, ठीक है, ना तो फैमिली इतनी अवेयर, ना खुद और कोई बड़ा, मैं खुद ही बड़ी हूँ, ठीक है, तो उनको ना यहाँ से यहाँ आने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। इसलिए ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाला जो मीन्स उनका रेलेवेंस यहीं पे आता है कि वो आपको एक इस लेवल तक तो ला देते हैं, उसके बाद ऑब्वियसली आपका हार्डवर्क है, लेकिन एक बेसिक लेवल पे वो आपको एक प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड कर देते हैं। सो दैट इज आई थिंक सो। अब इसको न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम शुरू में हो सकता है आपको 3-4 घंटे लग जाए, जब आप शुरू कर रहे हैं प्रिपरेशन, उसमें कोई जल्दबाजी मत कीजिए। आपको कोई भी टर्म समझ में नहीं आ रहा है, गूगल का पेज खोलिए, विकिपीडिया पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, उस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि 2-3 महीने में ना वो टर्म्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे जो आपने समझा है, ठीक है, फिर वो रिविजन होगा और रीबिल्डिंग होगा। फिर ना धीरे धीरे चीजें इंटरनलाइज हो जाएगी। मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलती हूँ कि आपको चीजें लर्न नहीं करनी है, आपको चीजें जाननी है। मतलब आपको उस स्टेज से, जब आप चीजें याद कर रहे थे उस स्टेज तक आना है जब आपको चीजें पता है। जब आप उस स्टेज पे आ जाएंगे तो आप समझिए आपका प्रिपरेशन हो गया, ठीक है, यू आर इन अ लेवल टू गिव द एग्जामिनेशन, कि आपको चीजें रटनी नहीं पड़ रही, यू नो द थिंग्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको आपको अभी ये याद करने की जरूरत नहीं है ना कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मिला था, यू नो दैट, आपको वो बैकग्राउंड स्टोरी भी समझ में आती है। सो दैट इज द थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो धीरे धीरे आपको लगेगा एट द जब मैच्योर स्टेज पे आ जाएंगे कि अराउंड जो है 1 घंटे में आप फिर पढ़ पाएंगे, लेकिन शुरू में हो सकता है 3-4 घंटे लग जाए। सो दैट्स हाउ। तो आई थिंक इससे लर्नर्स जो स्टार्टिंग स्टेज पे है उन्हें 3-4 आवर्स लगेंगे, बाकी अगर जो 1 और 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, application में 1-2 साल हो चुके हैं, तो 1 आवर आई थिंक मोर देन इनफ है उन सभी के लिए द हिंदू पे देने के लिए डेली। ओके, सो थैंक यू वेरी मच मैम, जो है आपने इतनी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी, हमारे लर्नर्स के साथ शेयर करी। आई होप जो है लर्नर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, उनको जो है काफ़ी हेल्प करेगी उनकी प्रिपरेशन में, और एग्जाम होपफुल एग्जाम भी क्लियर करेंगे। ओके, तो ये तो बातें प्रीलिम्स और मेंस की हो गई। आपसे जो है आगे आपका डिटेल में आपके ऑप्शनल के बारे में, जो कि आपका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है, तो आई थिंक इसके बारे में भी काफ़ी लर्नर्स हमारे जानना चाहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, एंड होपफुली जो है मैम आपको ये ऑप्शनल पढ़ाए भी हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो लेट्स होप फॉर इट।
सो थैंक यू वेरी मच मैम एंड धन्यवाद। Thank you so much. An honor. Thank you so much.